अरे ये फर्स्ट में कौन सा लिखा है? अनुप्रस्थ। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो है क्या, इधर से हवा आ रही है, हाँ अब ये मान लेना कि अगर इधर से मैं हवा आ रही है, ये बोल रहा हूँ इमेजिनेशन में भी इधर से ही आ रही है, ठीक है। भले पर्दे इधर हिल रहे तो भी इधर नहीं आ रही है, ये मानना है, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर सारा रेता पड़ा हुआ है आपके, ठीक है। और जैसे ही रेता पड़ा हुआ है और इधर से हवा आ रही है, अगर हवा की स्पीड थोड़ी कम है तो वो इधर वाली रेत है वो यहाँ पर गिरेगी, दीवार नुमा जमेगी। और जब दीवार नुमा जमेगी, इधर से मान लो हवा जा रही है तो इस तरह से रेत की पट्टी बनेगी, उसी को अनुप्रस्थ बालिका स्तूप कहा जाएगा, ठीक है। जब ये रेत जमाएगी तो वो दो तरह से जमेगी, एक तो इस तरह से जमेगी आपके, ध्यान रख लीजिएगा स्पेशली, ठीक है। तो ये जो कहलाएगा वो ये कहलाएगा, नाम कौन सा भी आपके? बरखान, ठीक है। जिधर हवा आ रही है उधर उत्तर लेंस बनेगा, इसके साइड में जिधर हवा नहीं चल रही है या जा नहीं पा रही है उधर अवतल लेंस बनेगा। तो उत्तल और अवतल लेंस दोनों का मिश्रण होता है, वो इसमें होता है, किसमें होता है? बरखान में, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। और इधर हमेशा जिधर से पवनानुवर्ती ढाल होगा वो उत्तल ढाल होगा, इसके बाद में उतरता हुआ ढाल होगा वो आपके अवतल ढाल होगा, ध्यान रख लीजिएगा। उत्तर और अवतल का मिश्रण होता है तो इसको उभयावतल कहते हैं। कौन सा तल कहते हैं? उभयावतल। तो तीन चीजें आती है, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा कि ऐसे बालुका स्तूप जिसमें पवन जिस तरफ से चल रही है उस तरफ उत्तर ढाल होता है, कौन से बालुका स्तूप कहलाते हैं? कौन से कहलाएंगे? बरखान। उभयावतल की आकृति कौन से बालुका स्तूप में होती है? कौन से में होगी? बरखान में होगी, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। दो चीजें कंप्लीट हो जाती है। ये पूरा चंद्रमा नहीं बना है बल्कि अर्ध चंद्रमा बना है, तो ये हमेशा फिक्स रहेंगे, वो अर्ध चंद्राकार रहेंगे। कैसे होंगे? अर्ध चंद्राकार। बाकी सारे बालुका स्तूप होते वो अर्ध चंद्राकार परफेक्ट नहीं बनाते, ये परफेक्ट अर्ध चंद्राकार बनाते। इधर वाली पूंछ जितनी होती है उतनी उधर वाली पूंछ भी होती है, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। तो ये हमेशा अर्ध चंद्राकार होंगे, ठीक है। जब वायु एक स्थान से मतलब रेत बहाकर लाएगी और इस तरह से रेत जमेगी पूरी पूरी, ध्यान रख लीजिएगा, तो वो वहां का पूरा एरिया कवर करेगी, ठीक है। जो भी फसलें वगैरह होगी वो कंप्लीटली तबाह हो जाएगी। तो नेक्स्ट आगे ये बिल्कुल विनाशकारी होते हैं, ठीक है। जब तक हवा तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक इसको और जगह पर स्थानांतरित नहीं करे, नहीं तो आड़ी रेत जम गई है, अगर हवा इधर से चल रही है तो भी उस तरफ जा ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो इसके लिए अगर हवा को उस तरफ से इसको क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना तो इसको उठा के दूसरी जगह ले जाना है पूरा पूरा। तो सर्वाधिक गतिशील बालिका स्तूप होते हैं वो ये होते हैं। कौन से होते हैं? बरखान। तो सबसे ज्यादा विनाश होता है फसलों को वो इनसे होता है, सबसे ज्यादा गतिशील होते हैं वो ये होते हैं। जब सबसे ज्यादा गतिशील है तो आज यहाँ पर रेत मिलेगी, कल अगर देखोगे तो आपके घर पे मिलेगी, ठीक है। और परसों तो घर के उधर वाले खेतों में मिलेगी, ध्यान रख लीजिएगा। इतने ज्यादा गतिशील होते हैं। और गतिशील होंगे आपके यहाँ पर रेत थी, फिर नेक्स्ट आगे आपका घर अगर इस साइड है तो आगे वहां पर रेत मिलेगी एक दिन में, ठीक है। और वहां पर भी मरुस्थल हो जाएगा। तो सर्वाधिक मरुस्थल के प्रसार को बढ़ाते हैं वो यही बालुका स्तूप है। कौन से? बरखान है, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। इसीलिए इसका नाम बरखान दिया हुआ। बरखान का मतलब वर्षा, वर्षा मतलब रेत की वर्षा। तो जब भी ये स्थानांतरित होते हैं तो रेत की एक साथ वर्षा करते हैं और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो सर्वाधिक मरुस्थल को बढ़ाने वाले बालुका स्तूप होते हैं वो भी यही है। कौन से भी आपके? बरखान है, ठीक है। ये दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट आगे ये बालुका स्तूप मिलेंगे कहाँ पर? तो बहुत आसान है, ABCD यूं लिखा हुआ है। इसमें से हाईएस्ट मिलते हैं वो इस प्लेस में मिलते हैं। कौन सा प्लेस है? चूरू। जैसे बच्चा यूं लिखता है ये बरखान है, ये चूरू नामक जिला है, वहां पर हाईएस्ट मिलते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी कहाँ कहाँ मिलते हैं? एक तो आपके ये प्लेस है, नाम कौन सा है? ओसिया। आता कहाँ पर है? जोधपुर। ओसिया का पूरा नाम उपकेशपट्टनम, ठीक है, याद रखिएगा कहीं कहीं। बी का मतलब होता है बालेरी। यहाँ पर तो हाईएस्ट सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का संयंत्र लगा हुआ है इसलिए फेमस है, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे में आया था, ये भी चूरू में है, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। तीसरा स्थान है वो आपके सरदार शहर है, ये जोधपुर में है, ठीक है। और नेक्स्ट सेकंड डी है वो आपके एक और प्लेस है जिसको कौन सा प्लेस कहा जाता है? आपके देवगढ़। ये भी उसी साइड है आपके स्पेशली। तो कहा जाता है कि ये बरखान है वो ABCD वाले प्लेस में मिलेंगे। एक ओसिया है, एक बालेरी है, एक सरदार शहर है, एक देवगढ़ है। इन चार स्थानों पर हाईएस्ट बालुका स्तूप मिलते हैं वो यही मिलते हैं। नाम कौन सा भी आपके? बरखान। और जिले में अगर ज्यादा मिलते हैं तो वो इस जिले में ज्यादा मिलते हैं। जिला कौन सा? चूरू, ठीक है। अनुप्रस्थ ज्यादा मिलते हैं वो मैंने एक जिला और बताया था आपको। कौन सा बताया था भी आपके? बाड़मेर। और अनुदैर्ध्य में डबल मात्रा आती है तो आपके एक और जिला है जिसको कौन सा कहा जाता है आपके? जैसलमेर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे जस्ट इसके उल्टे बने होते हैं वो ये बने होते हैं। कौन से?
परवलयिक इस बालू का स्तूप बने होते हैं, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से बने होते हैं, इस तरफ हवा चल रही है तो इसी तरफ बनते हैं, ठीक है। अगर ये बालू का स्तूप देखने हैं तो जब भी थ्रेशर से गवाई होती है आपके, ध्यान रख लीजिएगा, गेहूं निकलता है और गेहूं का जो भूसा जमेगा वो इसी तरफ जमेगा, जिधर से हवा आ रही है उधर ही ये जमता जाएगा। तो ये है वो परवलयिक है। जस्ट इसका उल्टा होता है, इधर जो इसका लेंस था वो उत्तल लेंस था, जिधर हवा आ रही थी इधर हो जाता वो अवतल हो जाता। कौन सा हो जाएगा? अवतल। और दूसरी साइड में हो जाएगा वो उत्तल हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। बरखान के विपरीत दिशा में जो बने होते हैं वो आपके यही बालू का स्तूप है। नाम कौन सा है? परवलयिक होता है, ठीक है। इस तरफ से ऊपर जमते हैं, आपके ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और जब ऐसे जमते हैं तो ऐसा दिखता है जैसे कोई लड़की खड़ी हुई है, ठीक है, उसकी हेयर बेल्ट यहाँ पर डाली हुई है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये हेयर पिन के समान अगर बालू का स्तूप मिलेंगे तो वो यही बालू का स्तूप होंगे। नाम कौन सा भी आपके? परवलयिक। और परवलयिक बड़े बालू का स्तूप होते हैं अक्सर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वो ऊंचे बालू का स्तूप होते हैं वो परवलयिक कहलाते हैं। बरखान ऊंचे नहीं होते, सर्वाधिक गतिशील होते हैं, वो ये कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं आपके? बरखान कहलाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो बरखान के विपरीत कौन से बनेंगे? कभी भी आ जाए तो पैराबोलिक आएगा। महिलाओं की हेयर पिन के आकार के कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? परवलयिक होते हैं, ठीक है। और इनमें इधर जो लेंस होता है वो आपके उत्तल नहीं होता है, अवतल होता है। बाद में कौन सा होता है? उत्तल होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, यही अगर परवलयिक बालू का स्तूप अगर आपके बन रहा है, बाई चांस हवा इस तरह से आ रही थी और अचानक हवा इस तरह से टर्न अराउंड कर दे और टर्न अराउंड कर दे, ये पूंछ बड़ी हो जाए या फिर इसकी ये पूंछ बड़ी हो जाए, जैसे इधर से हवा आने लग जाए, ध्यान रख लीजिएगा, और एक पूंछ छोटी हो जाए, तो इसको जो कहा जाता है वो आपकी ये बालू का स्तूप कहा जाता है। नाम कौन सा भी? सी। ये मैंने कल इतने बता दिए थे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे अगले बालू का स्तूप कौन सा था? आपके एक और बताए थे जिसको आपके कहा जाता है वो ये बालू का स्तूप कहा जाता है। नाम कौन सा भी आपके? नेपखानी, शुभ्र काफिज, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। शुभ्र का मतलब होता है झाड़ी, झाड़ियों के सारे जो भी बालू का स्तूप बनेंगे वो शुभ्र काफिज कहलाएंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेपखा का मतलब झाड़ी के अगर एक और बनता है तो शुभ्र काफिज है, झाड़ी के दोनों ओर बनता है या वनस्पति के ऊपर ही बन जाता है तो उसको आपके ये शब्द कहा जाता है। कौन सा शब्द कहा जाएगा? आपके नेपखा कहा जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये मेन पॉइंट थे आपके। ये 5 प्रकार के बालू का स्तूप है। एक और प्रकार के बालू का स्तूप हो जाते हैं जिसको आपके ये कहा जाता है। नाम कौन सा भी आपके? तारा बालू का स्तूप, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, तारा कैसे बनता है? ये ऐसे इस तरह से बालू का स्तूप बन जाए तो वो तारा बालू का स्तूप कहलाता है। बनेंगे कभी हवा इस तरफ से चल पड़े, कभी इस तरफ से चल पड़े, कभी इस तरफ से चल पड़े और कभी इस तरफ से चल पड़े। मतलब जब भी हवा का अनियमित प्रवाह होगा, एक फिक्स दिशा में प्रवाह नहीं होगा, तो जो बालू का स्तूप बनेंगे वो ये बनेंगे। कौन से बनेंगे? तारा बालू का स्तूप बनेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये स्पेशली एक तो पाए जाते हैं वो वहां पर पाए जाते हैं पोखरण में, एक और इस फोर्ट है जिसको कौन सा कहा जाता है? मोहनगढ़ पर कहा जाता है। एक और जगह मिलेगी वो आपकी ये है। नाम कौन सा भी आपके? सूरतगढ़। ये गंगानगर है, ये बालोतरा है और ये है आपके जैसलमेर है। तो यहाँ पर आपके तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अगले जो बालू का स्तूप एक और कहलाते हैं उनको ये बालू का स्तूप कहते हैं। नाम कौन सा भी आपके? नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप का मतलब इस तरह से बने होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह कनेक्शन इनका जुड़ा होता है, तो ये जो बालू का स्तूप कहलाते हैं वो नेटवर्क बालू का स्तूप कहलाते हैं स्पेशली। और ये हाईएस्ट मिलते हैं वो आपके इस जगह पर मिलते हैं। कौन सी जगह पर मिलते हैं भी आपके? हनुमानगढ़ में। कभी भी एक शब्द आप बोलोगे अवश्य, शब्द कौन सा है? नहर। इसमें न से नेटवर्क बालू का स्तूप है, हाँ से आपका ये डिस्ट्रिक्ट है। नाम कौन सा भी आपके? हनुमानगढ़ है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये आपके जो हो जाते हैं वो आपके नेटवर्क बालू का स्तूप हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे तारागढ़ बालू का स्तूप मैंने बता ही दिया। एक और बता दिया वो सिर्फ बालू का स्तूप बता दिया। अब नेक्स्ट आगे जो भी रेत जमेगी वो दो तरह से जमेगी। एक तो ये कहलाता है आपके स्पेशली कौन सा भाग कहलाएगा? दरियन। एक कौन सा भाग कहलाएगा? दोरे, ठीक है। दो शब्द तो आपने सुने होंगे, दरियन किसको कहते हैं और दोरे किसको कहते हैं? अरे दो शब्द सुने नहीं? सुने सुने होंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक तो दरियन शब्द होता है और एक कौन सा शब्द होता है? दोरे, दोहरा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो दोनों हैं वो रेत के टीले हैं स्पेशली। अगर कहीं रेत पहले से ही जमी हुई है और उसका टीला बना हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा, या फिर ऐसी रेत जो प्राचीन काल से जमी हुई है उसको तो दोहरा कहा जाता है, ठीक है। वो लहरदार जमाव में हो सकती है, ऐसे हो सकती है, किसी तरह से हो सकती है। तो जो प्राचीन रेत जमी हुई है, अभी अभी स्थानांतरित नहीं हुई है, नई नई रेत नहीं आई है, और अगर वो जमी हुई है तो उसको तो कहा जाएगा दोहरा। इसीलिए दोहरा यूं नाम होता है किसी
संत की जन्म स्थली होती है तो उसको दोक दोरायु कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। वो प्राचीन काल से वहीं पर वो डुंगरी के रूप में जमा हुआ है, पहले से जमा हुआ बालू का स्तूप है, तो उसको तो दोहरे कहा जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। सेकंड नाम कौन सा था? दरियन। दरियन का मतलब अभी अभी हाल ही में आया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और स्पेशली इस तरह से अपने जैसे मेहमान आता है वैसे बालू का स्तूप आकर कहीं जम जाते हैं, ये स्थानांतरित बालू का स्तूप होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। जहां पर ट्रांसफर होते हैं, पहले से ही नहीं है, तो जहां पर बालू का स्तूप ट्रांसफर होते हैं वो आपके ये कहलाते हैं, कौन से कहलाते हैं? दरियन, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कभी भी ट्रांसफर होने वाले बालू का स्तूप होंगे, स्थानांतरित होंगे, स्थानांतरित लंबा शब्द है तो ये हमेशा लंबा शब्द के साथ आएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक जगह पर ही पड़े हुए बालू का स्तूप है, उनको क्या कहा जाएगा भैया? दोहरे कहा जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सारे प्रकार हो जाते हैं, वो किसके प्रकार हो जाएंगे? बालू का स्तूप के, ठीक है। और इसमें से कुछ पॉइंट्स जो मैंने बताए वैसे वैसे आपको याद रखने। नेक्स्ट स्लाइड डाल दीजिए बालू का स्तूप को। हाँ भाई देखो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मरुस्थलीकरण की प्रमुख विशेषताएं आपकी स्पेशली है और हाँ, मरुस्थलीकरण के आपके प्रमुख विशेषताएं हैं और उसमें क्या क्या है। पहली चीज तो है मरुस्थल का मार्च या फिर मरुस्थल का आगे बढ़ना, ठीक है। अब वो वही पॉइंट पर आ जाता हूँ मैं, हवाएं किस तरफ से किस तरफ चलती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। या फिर नेक्स्ट आगे आपकी बरसात किस तरफ से किस तरफ आती है, उसका फिक्स रिदम होता है और कोई ऐसी होती नहीं है, ठीक है। आपके स्पेशली अगर देखना है तो ध्यान रख लीजिएगा, बरसात किस तरफ से किस तरफ आती है तो फिक्स ही आएगी। नेक्स्ट आगे, हाँ, यहाँ पर आपका पानी बरसात होती है, जो पानी आता है वो सागर से ही आता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। यहां से पानी इस तरफ लाना है, किस तरफ लाना है? आपके राजस्थान में। तो स्वाभाविक है अगर यहां से पानी हवाएं इस तरफ आ रही होगी तो ही मानसून आएगा, अगर हवाएं इस तरफ जा रही होगी तो फिर पाकिस्तान में आ जाएगा, भारत के पास क्यों आएगा? या फिर हवाएं इस तरफ जा रही होगी तो वो हिंद महासागर में जाएगा पानी देकर, ठीक है, आपकी तरफ क्यों आएगा? तो स्वाभाविक है अगर यहाँ पर वर्षा हो रही है मतलब ये हवाओं की फिक्स दिशा होगी, वो इस तरफ से इस तरफ ही चलेगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इस तरफ से इस तरफ चलेगी तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, ठीक है। ये आपके स्पेशली ये हो गया। इधर वाला जो एरिया है वो दक्षिण पश्चिम में, ध्यान रख लीजिएगा, और इधर जाएगा वो कौन सा जाएगा? उत्तर पूर्व। तो हमेशा राजस्थान में हवाओं का प्रवाह होता है वो दक्षिण पश्चिम से किस तरफ होता है? उत्तर पूर्व की तरफ होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जब हवाएं इधर से इधर जा रही है तो रेत भी इधर से इधर ही जाएगी, उल्टी रेत तो उड़ के जाने से रही, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में रेत इस तरफ से जाएगी, इस तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ बढ़ेगी। ऊपर की तरफ बढ़ेगी का मतलब जितने भी बरखान बन रहे वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ रेता डालते जाएंगे, ठीक है। तो रेगिस्तान आगे बढ़ेगा, वो भी किस तरफ आगे बढ़ेगा? उत्तर पूर्व की तरफ आगे बढ़ेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो अगर राजस्थान से मरुस्थलीकरण बढ़ना शुरू हुआ या मरुस्थल का विस्तार हुआ तो अपन इधर बैठे हुए डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले, अपन को कोई खतरा नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। खतरा किसको? ऊपर वालों को। और ऊपर वालों को का मतलब हरियाणा वाले जो है अपने स्टेट के ऊपर जो स्टेट है, हरियाणा वाला स्टेट है, उसको खतरा है, ठीक है। तो मरुस्थलीकरण पर सर्वाधिक अभी जो चिंतित है कि जैसे जैसे मरुस्थल बढ़ेगा वैसे एक और प्रदेश भी बिल्कुल मरुस्थल बन जाएगा, और वो भविष्य में कौन सा बन जाएगा भाई? आपके हरियाणा बन जाएगा, ठीक है। अपन को कोई भी खतरा नहीं है। कब तक खतरा नहीं है? जब तक अरावली अस्तित्व में है, ठीक है। अरावली की टोटल ऊंचाई थी वो 2700 मीटर थी। कितने मीटर थी? 2700। अभी जो रह गई है वो 930 मीटर हो गई है। अरावली इतनी ऊपर से घिस गई है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये भी धीरे धीरे और घिसेगी, और जब तक 0 मीटर आ जाए तब तक तो यार अपन परलोक सिधारी जाएंगे, यहाँ पर रहने नहीं वाले, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये सारा काम होगा वो आपका उसी समय होगा। इसी को आपके कहा जाता है मरुस्थल का मार्च। कौन सा मार्च कहा जाता है? मरुस्थल का मार्च कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। या फिर मरुस्थल का आगे बढ़ना कहा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाता है कि मरुस्थल का आगे बढ़ना क्या है, ध्यान रख लीजिएगा। अब सेकंड पॉइंट और क्या है? भूबलिया। भूबलिया का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, क्या था? बुतेड़िया, ठीक है। और ये बुतेड़िया जो यहाँ पर आता है वही बुबलिया कहलाता है। वही आपके चक्करदार हवा है स्पेशली जो मरुस्थल में चलती है। अपने यहाँ वाली चक्करदार हवा इतनी तेज नहीं होती है, ठीक है। मरुस्थल में चलने वाली चक्करदार हवा बहुत ज्यादा तेज होती है, ध्यान रख लीजिएगा। वहां पर बुतेड़िया आता है मतलब भयंकर हवा आती है, ठीक है। अगर आप में छोटी छोटी लड़की चली गई तो वो उड़ जाती है उसके साथ में, इतनी खतरनाक हवा आती है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसी को आपके भूबलिया कहा जाता है। एक और चीज है, रेगिस्तान में अमूमन आपके पेड़ पौधे होते ही नहीं है,
बालू का स्तूप मुक्त है, वहां पर तो बिल्कुल नहीं होते आपके, स्पेशली सिर्फ चट्टाने, और उस मरुस्थल को हम्मादा मरुस्थल कहते हैं। कौन सा? हम्मादा। कहीं कहीं पर स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा कि आपके पेड़ पौधे होते हैं, कहीं कहीं जलाशय है, जलाशय के किनारों पर पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, तो वो वहां का स्वर्ग माना जाता है। मतलब ऐसी झीलें जहां पर छोटे छोटे पेड़ पौधे भी उगाते हैं, क्योंकि 12 महीने उन झीलों में पानी रहता है और वहां पर छोटे छोटे पेड़ पौधे उगाते हैं, तो वो वहां का स्वर्ग कहलाता है। और जो रेगिस्तान का स्वर्ग होता है उसको नखलिस्तान कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं? नखलिस्तान। इंग्लिश में ओआसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओआसिस। तो उर्दू में ये कॉन्सेप्ट है, जन्नत का कॉन्सेप्ट है, जहन्नुम का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से एक विशाल, देखो उर्दू में यानी अरब वालों में जो है वो जन्नत क्या है, तो उसमें 72 हूरे जिसमें भी रहे वो जन्नत है। अपने स्वर्ग अलग है, वहां पर दुआ होगा, इंद्र देवता होंगे, कई सारे फूल होंगे, उनमें ऐसा नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में जन्नत के लिए क्या आवश्यक है? 72 हूर। कितनी आवश्यक है? 72 हूर। और एक हूर की लंबाई 130 फीट होगी, उतनी हूरे है, 72 है, वो ही आवश्यक है। बाकी जन्नत के लिए और कुछ आवश्यक नहीं है, ठीक है। प्रकृति अगर कहीं है उर्दू में या इस्लाम में तो वो नखलिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? नखलिस्तान। नखलिस्तान का मतलब सुरम्य एरिया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, जहां पर पेड़ पौधे हैं, उसके पास में ही आपका घर है, जस्ट घर की बालकनी खोलो, खिड़की खोलो तो विशाल सागर यानी समुद्र, पानी वाला एरिया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसका कॉन्सेप्ट दिया गया वो नखलिस्तान कहलाता है। तो ये ऐसा एरिया जहां पर ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाए, घर मिल जाए छोटा सा, वहां पर आपके स्पेशली पानी मिल जाए, हरा भरा बगीचा थोड़ा बहुत मिल जाए, उसको नखलिस्तान कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी अपने यहाँ से नहीं आया, ये अरब जो देश है उनमें पूरा रेता का रेता ही है, तो ऐसे कुछ क्षेत्र इन्होंने विकसित किए, उसी को नखलिस्तान कहा जाता है, ठीक है। तो जितनी भी जिले हैं जिनके आसपास पेड़ पौधे हैं उनको नखलिस्तान या फिर ओआसिस कहते हैं। और राजस्थान में अगर यहाँ पर देखोगे तो हाईएस्ट ऐसी बहुत अच्छी झील है, उसका नाम गजनेर है। कौन सी झील है? गजनेर है, ठीक है। गजसिंह द्वारा बनाई गई है आपके, स्पेशली उसका पुनर्निर्माण करवाया गया, वो गजनेर है। इसी को रेत का तितर कहते हैं और इसी को रेगिस्तान का नखलिस्तान या फिर नेक्स्ट आगे ओआसिस कहते हैं। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आगे और मिलेंगे कौन कौन सी चीजें रेगिस्तान में। ये बालू का स्तूप में और क्या मिलेगा? हाँ भाई, बालू का स्तूप कभी कभी बहुत ज्यादा जम जाएंगे, मतलब ज्यादा एक पहाड़ बन जाएगा, और ये पहाड़ बन जाएगा वो रेते का पहाड़ बन जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो जब रेते का पहाड़ बन जाएगा स्पेशली, तो इतनी रेते को हवा उठा ही नहीं पाएगी, कहीं और ले नहीं जा पाएगी, और जब नहीं ले जा पाएगी तो स्पेशली ये डूंगरी इसी तरह जमती रहेगी, ठीक है। पानी इसके ऊपर गिरेगा तो ये रेता बहेगा नहीं बल्कि कठोर हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। और जब कठोर हो जाएगा तो यहाँ से पानी निकल के यहाँ पर इसकी तली में जमेगा, ठीक है। तो जो भी रेगिस्तान में ऐसे पर्वतीय भाग जहाँ पर पानी तली में जम सकता है उसको आपके एक शब्द कहा जाता है। कौन सा शब्द कहा जाता है? बॉल्सन। कौन सा शब्द कहा जाता है? बॉल्सन। बॉल मींस कटोरा होता है, कटोरे के आकृति में रेगिस्तान में जहां पर भी पानी भरा रहे उसको आपके ये कहा जाता है। नाम कौन सा भी आपके? बॉल्सन। इस बॉल्सन में स्पेशली रेते में पानी भरा हुआ है। रेते में पानी भरा हुआ है कितने दिन रहेगा? थोड़े दिन ही रहेगा, ज्यादा तो रहेगा नहीं। ज्यादा ही भर दे तो भी ऐसा है कि रिस जाएगा वो अपने आप, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो धीरे धीरे उसकी तली तली में पानी रहेगा, बाकी कहीं पानी रहेगा ही नहीं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये वैसे ही रहेगा जैसे रकाबी में चाय रहती है आपके, तली तली में रहती है, तो उसको कहा जाता है प्लाया। क्या कहा जाता है? प्लाया। मतलब उतना ही है तो आप पी सकते हो, पीने के काम में ले सकते हो, तो उसको कहा जाता है प्लाया झीलें। तो ऐसी झीलें जहां पर रेगिस्तान में पानी को पीने के लिए काम में लिया जा सकता है या तली में पानी रखा गया है उसको प्लाया झीलें बोलते हैं। और ये हाईएस्ट पानी की कमी अगर रेगिस्तान में कहीं तो वो जैसलमेर में। कहां पर है? प्लाया झीलें हाईएस्ट बनेगी वो वहीं पर बनेगी। कहां पर बनेगी? जैसलमेर में ही बनेगी, ठीक है। बाकी और कहीं जगह किसी भी जगह प्लाया झीलें बनी नहीं सकती। प्लाया झीलों में जो हल्का हल्का सा पानी है जिसको केवल कंजर्व करके रखा हुआ है, सिर्फ तुम इसको पियोगे, बाकी और इसको किसी भी काम में लोगे ही, ध्यान रखना है, ठीक है। वो भी धीरे धीरे सूखेगा, सूखेगा तो वहां पर क्या रह जाएगा? अरे फटाफट बताओ ना यार। पहले तो पूरा पर्वत थे, मतलब दोहरे थे बड़े बड़े, वहां से नीचे पानी उतरा और पूरा तालाब की तरफ भरा, उसको तो आपने कह दिया बॉल्सन। क्या कह दिया? बॉल्सन। कटोरे रूपी पूरा भरा हुआ है, ठीक है। फिर धीरे धीरे पानी उसमें सूखता जाएगा, सिर्फ तली तली में ही पानी रह जाएगा, तो उस समय कहते हैं सिर्फ पीने के लिए इसको काम में लेना, उसको कहा जाता है प्लाया झीलें। कौन सी झीलें? प्लाया झीलें। उसमें भी धीरे धीरे पानी सूखेगा, फिर क्या रह जाएगा? तली रह जाएगा। अरे तली नहीं रहेगी, गदा रह जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। क्या रह जाएगा? हाँ, पूरा गदा रह जाएगा, ठीक है। उस गधे का तुम करोगे क्या? अरे तुम क्या करोगे? फटाफट बताओ ना यार। अगर बाई चांस गधा रह जाए तो तुम करोगे क्या? अरे अच्छे अच्छे आंसर आने चाहिए यार, ऐसे थोड़ी होता है।
भाई हल्का हल्का पानी मिक्स, मिट्टी का मिक्स पानी हो गया, बाकी स्पेशल पानी दिख नहीं रहा है, तो आप उसका करोगे क्या? मोड़े पर छोपड़ेंगे। अरे बड़े पर नहीं छोपड़ेंगे, नेक्स्ट आगे उसमें खेती करेंगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। खेती बैठ कर नहीं की जा सकती, नहीं तो धोती से चिपक जाएगा वो, ध्यान रख लीजिएगा। खड़े खड़े खेती करनी है। कैसे करनी है? खड़े खड़े। इसी को कहा जाता है खड़ीन। क्या कहा जाता है? खड़ीन। तो रेगिस्तानी भागों में जो दलदल में खेती की जाती है उसको खड़ीन कहा जाता है। जहां पर रेगिस्तानी भागों में आपके पानी सहेज कर रखा जाता है उसको प्लाया जिले कहा जाता है। और अगर पर्वतीय क्षेत्र है और वहां पर ज्यादा मात्रा में पानी उतरा है तो उसको क्या कहा जाता है? बोलसन। क्या कहा जाता है? बोलसन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कुछ पानी ऐसा होगा रेगिस्तान में, स्पेशली चट्टाने, और वो जो चट्टाने नीचे वाली चट्टाने कहलाती है वो माइकाशिष्ट चट्टाने कहलाती है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इस माइकाशिष्ट चट्टानों में सोडियम क्लोराइड ज्यादा होता है। जैसे जैसे पानी वाष्पीकृत होगा तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड ऊपर आएगा, और जैसे ही सोडियम क्लोराइड ऊपर आएगा तो कहा जाता है कि वो ऊपर की परत में जमेगा, सफेद सफेद परत बनाएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे ही सफेद परत बन जाती है ऊपर, इसके बाद पानी ज्यादा उड़ने नहीं देता है, तो ऐसा क्षेत्र हमेशा दलदली वाला क्षेत्र रहेगा। कौन सा क्षेत्र रहेगा? दलदली वाला क्षेत्र रहेगा। ठीक है, जिसमें आप जाओगे तो धंसते ही जाओगे। फिल्मों में दिखाया होगा, दलदल होता है जिसमें जाता हीरो गिर जाता है, इसके बाद धंसते ही रहता है, धंसते ही रहता है, फिर कहा जाता है कि वो चुन्नी देती है, फिर बेचारा निकलता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो उसको रन या टाट कहते हैं। कौन सा कहते हैं भैया? रन या टाट। टाट इसलिए कहते हैं, टाट भी अपनी चमकीली होती है, ये भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सफेद सोडियम क्लोराइड होता है, वो चमकता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको टाट कहते हैं। या फिर ऐसे दलदली क्षेत्र को आपके कहा जाता है, वो रन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रन कहा जाता है। ठीक है, तो 5 पॉइंट और है, वो आपके इस रेगिस्तान की विशेषता है। ये सारे बालू का स्तूप में पाए जाएंगे। कहां पर पाए जाएंगे? हाँ, और बालू का स्तूप मुक्त में क्या कहता है? बालू का स्तूप मुक्त में क्या कहता है? एक तो वो हाथ था जो कहीं भी भाटों में घुस जाता था, हाथ इतना साफ था, चलो ठीक है। एक लूड़ी थी, बाग बोल्ड क्षेत्र था। एक वो डायनासोर और एक लाकड़े के जीवाश्म मिल गए थे जो डायनासोर खा नहीं पाया, अकलवुड फॉसिल पार्क था। ठीक है, और एक बहुत अच्छा जल पट्टी युक्त क्षेत्र था जिसको जल व्रत क्षेत्र कहते थे। यहाँ पे कौन सा क्षेत्र कहते थे? लाठी सीरीज। ये सारा सारा था वो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में था। ठीक है, बालू का स्तूप युक्त में क्या क्या मिल रहा है? तो बालू का स्तूप जहां जहां पर भी है वहां पर बोलसन बन रहे हैं। बोलसन में पानी सूख रहा है तो प्लाया जिले, प्लाया जिलों में और पानी सूख रहा है तो खड़ीन खेती कर रहे हैं। ठीक है, खड़ीन खेती के बाद में जहां पर माइकाशिष्ट चट्टाने है वहां पर नमक ऊपर आ रहा है और एक परत बना रहा है, तो उसको रन या टाट। ये सारे बालू का स्तूप युक्त क्षेत्रों में होंगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बुबलिया आएगा, वो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र में होगा। मरुस्थल का मार्च होगा, वो बालू का स्तूप युक्त में होगा। मरुस्थल का मार्च किस तरफ से किस तरफ होता है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। और हाईएस्ट जो रेगिस्तानी जिला राज्य नेक्स्ट बनेगा वो कौन सा है? हरियाणा वाला का बनेगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर अपन ने रेगिस्तान नहीं रोका तो नेक्स्ट रेगिस्तान बनेगा वो हरियाणा वालों का बनेगा। मैं तो कहता हूँ हरियाणा वालों से पैसे लेने चाहिए। ठीक है, हर साल कि हम यहाँ पर वृक्ष लगाएंगे, उगाएंगे और तुम पैसे दो, नहीं तो तुम्हारे उधर रेगिस्तान आ जाएगा। यो हरियाणा वाले पैसे देंगे और उससे अपना विकास करना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए, डरा डरा के डेवलपमेंट करना चाहिए। ठीक है, अरे दूसरे देश वाले ऐसे ही डेवलपमेंट करते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये अच्छा उपाय हो सकता है, हालांकि सरकार पता नहीं कब करे इसको, लेकिन करना चाहिए ऐसा, ब्लैकमेल करना चाहिए साला अपन राजस्थानी किस लिए। तो नेक्स्ट आगे लिख दीजिएगा भाई, मरुस्थल का मार्च। हाँ भाई देखो, इधर जो बीकानेर होगा वो दक्षिणी बीकानेर होगा। दक्षिणी बीकानेर इस एरिया में आता है, इसके बाद फलोदी है इसी, इसके बाद जैसलमेर है इसी, इसके बाद बाड़मेर है इसी। उधर वाला बालोतरा का भाग कौन सा कहलाएगा? पश्चिमी बालोतरा। ये सारे तो इसके भाग है। किसके भाग है भाई? आपके शुष्क मरुस्थल के। ठीक है, बाकी जितने भी जिले रेगिस्तान में रह गए वो किसके भाग होंगे? आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल के भाग होंगे। तो ये सारे के सारे भाग है वो अर्ध शुष्क मरुस्थल के, ध्यान रख लीजिएगा। पहली चीज आपके क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर 2 जिले आते हैं, स्पेशली गंगानगर और हनुमानगढ़। अर्ध शुष्क मरुस्थल पूरा पूरा है, उसमें खेती ना के बराबर होती है। ठीक है, और खेती ना के बराबर होगी इसका कारण है कि वो पूरा अनुपजाऊ क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? अनुपजाऊ क्षेत्र। 2 प्रकार की मिट्टियां होती है, एक तो आपकी खाद वाली मिट्टी, उसको तो खादर कहते हैं क्योंकि उसमें खातर है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जिसमें भी खातर नहीं होता है उसको बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर। तो इसीलिए इस पूरे एरिया को स्पेशली नाम दिया जाता है, वो बांगर प्रदेश दिया जाता है। कौन सा प्रदेश? बांगर प्रदेश। इस पूरे एरिया में, बांगर प्रदेश में भी एक ऐसा एरिया जो बिल्कुल अनुपजाऊ है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और वो इधर वाला, इन 3 जिलों वाला एरिया होता है चूरू, झुंझुनू और सीकर। तो इसको स्पेशली क्या कहा जाता है?
चूरू, झुंझुनू और सीकर को क्या कहा जाता है? शेखावटी प्रदेश। इसको ऑब्वियसली इसमें भी बांगर प्रदेश केवल नाम दिया जाता है, वो इसको ज्यादा दिया जाता है। किसको दिया जाता है? शेखावटी को। तो कभी भी आ जाए बांगर प्रदेश कौन सा है? वो शेखावटी प्रदेश है। कौन सा है? शेखावटी। ये बांगर प्रदेश है, इसलिए इसमें बांगड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी? बांगड़ी। ठीक है। अपने यहाँ पर कौन सा है? वागड़। और इसलिए बोली कौन सी है? वागड़ी। तो कभी भी एग्जाम में बांगड़ी न वागड़ी एक मत कर देना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब ये बांगर प्रदेश अलग अलग एग्जाम में ऑप्शन आया, कई बार आया। कभी कभी ये चूरू, झुंझुनू, शेखावटी देता ही नहीं है और केवल पाली इतना दिया हुआ है, ठीक है। बाकी सारे इधर वाले जिले दिए गए और पूछा गया निम्न में से कौन सा बांगर प्रदेश का हिस्सा है। तो ये सारा प्रदेश है वो आपका यही कहलाता है। कौन सा प्रदेश कहलाता है? बांगर प्रदेश। ठीक है। बांगर प्रदेश मतलब अर्धशुष्क मरुस्थल, और जितने जिले हैं अर्धशुष्क मरुस्थल के वो बांगर प्रदेश में आते हैं। नेक्स्ट आगे, इसको कहा जाता है गग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र। गंगानगर और हनुमानगढ़ को गग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र कहा जाता है। गंगा नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, फिर इस तरफ आती है आपके हरियाणा में, फिर नेक्स्ट आगे हनुमानगढ़, फिर नेक्स्ट आगे जाती है वो इस यहाँ पर जाती है। कहाँ पर? गंगानगर में। ठीक है। हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील से राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर वहां पर एक झील बनाती है जिसको तलवाड़ा झील कहते हैं, और फिर नेक्स्ट आगे कहा जाता है बटनेर, यानी फोर्ट अब्बास तक जाते जाते या बटनेर दुर्ग तक जाते जाते विलुप्त हो जाती है। जहां पर उसका एंडिंग पॉइंट है वहीं पर हमने दुर्ग बना दिया और उसका नाम बटनेर दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? बटनेर दुर्ग। ठीक है। चूरू, झुंझुनू, सीकर को आपके स्पेशली कहा जाता है वो शेखावटी प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पर तो मैंने एक उच्च भूमि बताई थी जिसको कौन सी उच्च भूमि कहा जाता है? आपके नागपुर उच्च भूमि। और बाकी का जो भाग रह गया वहां पर एक नदी बहती है। नदी कौन सी है? लूणी नदी बहती है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ की दो नदियां मैंने बताई, एक तो इधर वाली नदी बताई और एक इधर वाली नदी बताई। इधर वाली नदी कौन सी? गग्गर। गग्गर किस तरफ से किस तरफ बहती है? पूर्व से पश्चिम की तरफ। ठीक है। लूणी किस तरफ से किस तरफ बहती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पानी उसी तरफ जाएगा जिस तरफ उसका ढाल होगा। तो एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मरुस्थल का ढाल किस तरह का है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मरुस्थल में भी दो भाग हो जाते हैं। ठीक है, दक्षिणी मरुस्थली भाग का और एक उत्तरी राजस्थानी मरुस्थल का ढाल किस तरह का है। अगर उत्तरी मरुस्थल का ढाल है, सीधी सीधी ये नदी बहती है उसी तरफ है। सीधी सीधी नदी किस तरफ बहती है? पूर्व से पश्चिम की तरफ। और दक्षिणी मरुस्थल का ढाल किस तरफ से किस तरफ है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन को पढ़ते हैं वो आपके इस मरुस्थल के चार भाग पढ़ने हैं। आपके अर्धशुष्क मरुस्थल है और इस अर्धशुष्क मरुस्थल के चार भाग हम पढ़ेंगे, ध्यान रखिए। सबसे पहला एक प्रवाह क्षेत्र है जिसको कौन सी नदी कहा जाता है? गग्गर। दूसरा एक प्रवाह क्षेत्र है जिसको कौन सा बेसिन कहा जाता है? शेखावटी बेसिन। नेक्स्ट आगे एक और कहा जाता है जिसको कौन सा प्रदेश कहा जाता है? नागौर उच्च भूमि। नेक्स्ट आगे एक और प्रवाह क्षेत्र है जिसको कौन सा प्रवाह क्षेत्र कहा जाता है? लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें से पहला मैं पॉइंट लिखता हूँ वो आपकी ये नाम कौन सा है? गग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर मैं ये इस तरह से आपके राजस्थान बना दूं, का राजस्थान बना, ठीक है, तुम्हें पिंक कलर भी पसंद होता है तो ये पिंक कलर है, ये काला कलर आ गया, ध्यान रख लीजिएगा। ये एक नदी है, इसको आपके गग्गर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये प्रवेश करती है हनुमानगढ़ में और लास्ट राजस्थान में जाती है, वो यहाँ तक जाती है। कहाँ तक जाती है अभी आपके? गंगानगर तक। कभी कभी पानी ज्यादा आ जाता है तो यहाँ तक चली जाती है जिसको फोर्ट अब्बास क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और वो पाकिस्तान तक चली जाती है। अब इसमें है क्या, तो स्पेशली यहाँ पर गग्गर का प्रवाह क्षेत्र है। यहाँ पर स्पेशली मिट्टी पाई जाती है, वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रख लीजिएगा। जो भी पहाड़ों की तरफ से मिट्टी आएगी वो जलोढ़ ही होगी। तो यहाँ पर मिट्टी कौन सी होगी? जलोढ़ मिट्टी होगी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो अपने काली मिट्टी की तरह होती है, जो गार होती है ऐसी होती है एकदम, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, वो जो गार होती है वो बहुत टाइट होती है, उसको अपन काटी है यूं कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसको एक शब्द और कहा जाता है, नाम कौन सा भी आपके? काटी, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, बिगड़ेल होती है, जैसे ही आप पैर रखोगे तो पैर को ज्यादा जमने नहीं देती है, बल्कि एक आपके पैर वी आकार में होते हैं वो जल्दी यू आकार बना देती है, ऐसे ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है बिग्गी। क्या कहा जाता है? बिग्गी कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे, अगर उसमें वनस्पति मिली हुई है तो वो ब्लैक कलर की दिखेगी। अगर उसमें वनस्पति का मतलब ह्यूमस नहीं मिला हुआ है, वनस्पति के पत्ते मिले ही नहीं हुए, आपकी काली खाद गाय की होती है वो मिली ही नहीं हुई है, तो उस मिट्टी का कलर कैसा हो जाएगा? भूरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? भूरा हो जाएगा। भूरे कलर को अपन कौन सा कलर कहते हैं? दौड़ा नहीं कहते, गलत। भूरे कलर को अपन कौन सा कलर कहते हैं, ये पूछ रहा हूं।
अरे बुरे कलर को कौन सा कलर कहते हैं वो भी नहीं पता यार, है? बुरा ही नहीं बोलते, बुरा हिंदी का वर्ड है, नहीं बोलते हैं अपन। बुरे कलर को और कलर कौन सा बोलते हैं? कत्थई तो बिल्कुल नहीं होता है यार, कत्थई कैसे हो जाएगा? कत्थई और बुरे में बहुत ज्यादा डिफरेंट है, वो आप तो विपरीत कर रहे हो पूरा पूरा। कत्थई नहीं बोलते, दूसरा भी गलत आंसर है। मैं कह रहा हूँ बुरे कलर को कौन सा कलर बोलते हैं? दौड़ा नहीं बोलते यार, फिर तुम दौड़ा ले, हाँ तो फिर कौन सा बोला? जो बोला है वो बोला। हेलो, एक मैंने कलर पूछा उसमें भी तुम लड़कियां हो यार, लड़कियां एक कलर में 12 कलर के नाम ढूंढ डालती है, और मैं जो एक कलर पूछ रहा हूँ वो आता नहीं है तुमको, और फालतू काम के दुकान वालों को जाके परेशान कर देते हो, उसमें वो दो, इसमें हल्का दो, इसमें काला दो, इसमें गहरा दो, ये करते रहते हो। बुरे कलर को कौन सा कलर कहते हैं? मऊरा कलर कहते हैं। कौन सा कलर कहते हैं? मऊरा। मऊरा गुदा होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब तो गुदे ही नहीं रहे, तो इसलिए पता ही नहीं चलता है, बेल ही नहीं रहे, तो आपके मऊरा कलर होता है, वैसी मिट्टी बन जाती है। और इसी को मऊरा, किताब वाले को लिखना नहीं आया तो वो मईरा यूं लिखता है, ध्यान रख लीजिएगा। या म के ऊपर आई की मात्रा लगा के फिर रा यूं लिखता है, ठीक है, तो उस मिट्टी को मईरा मिट्टी यूं लिखता है। मईरा मिट्टी नहीं है, वो मऊरी मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? मऊरी मिट्टी है, मतलब बुरी मिट्टी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये सारी यहीं पर है, कहां पर अभी आपके? गग्गर में, ठीक है। तो 3 चीजें हो गई। एक, गग्गर नदी कहां से बहती है, कहां तक उसका पानी लास्ट में पहुंचता है, ठीक है। यहाँ पर टिम्बी नामक स्थान से प्रवेश करती है, यहीं पर आपके तलवाड़ा झील बनी हुई है, ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ की फेमस है वो मिट्टी है। यहाँ पर 3 सभ्यताएं हैं आपकी स्पेशली, एक तो कालीबंगा है, एक पीली बंगा है, और एक कौन सा? रंग महल। काला पीला रंग तीनों मैंने बताया गग्गर नदी के किनारे, तो ये आपकी सभ्यताएं रहेगी। नेक्स्ट, इधर जैसे ही आते हैं तो आपका एक प्रदेश आ जाता है। प्रदेश कौन सा है? शेखावटी उच्च प्रदेश। 3 जिले, कौन कौन से 3 जिले? चूरू, झुंझुनू और सीकर। चूरू में कोई नदी नहीं है, बीकानेर में भी स्पेशल कोई नदी नहीं है, ठीक है। जब नदी नहीं है तो पानी का लेवल बहुत ज्यादा नीचे है। जब बहुत ज्यादा पानी का लेवल नीचे है तो इसका मतलब वहां पर कुएं खोदने पड़ेंगे, और वो भी बहुत ज्यादा नीचे तक कुएं जाएंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और उन कुओं को वापस लीपना पड़ेगा। लीपना पड़ेगा आपको मतलब दीवार बनानी पड़ेगी, नहीं तो फिर धंस जाएंगे, बहुत ज्यादा गहरे होते हैं, ऐसे कुएं होते हैं। तो वो यहाँ पर मिलेंगे आपको। कौन सा एरिया में मिलेंगे भाई? आपके शेखावटी उच्च प्रदेश में। अपने जो कुएं होते हैं वो बहुत ज्यादा फैलाव लिए हुए होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अपन को खोदना पड़ता है, वो 10 हाथ खोदना पड़ता है मुश्किल से, फिर पानी आ जाता है, तो चौड़ा करते हैं, कहीं कहीं नस मिल जाएगी यो करके। एक तो ये कारण होता है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा चौड़ा कर देते हैं। वहां पर ऐसा ऑप्शन नहीं है, आप चौड़ा करोगे तो कितना नीचे ले जाओगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कुएं हैं वो 200 200 300 300 फीट के, अपने 10 फीट 12 फीट का है, ठीक है, और 12 फीट में तो अपना पानी आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वहां पर बहुत जबरदस्त गहरे कुएं हैं, गहरे कुएं खोदे जाते हैं, इसका मतलब सकड़े कुएं होंगे एकदम, ठीक है। और इस तरह से उतारा जाएगा जैसे ड्रम उतारा गया, बाकी कुछ आपको दिखाएगा ही नहीं। बहुत ये ऐसे बहुत ऐसे पतले कुएं होते हैं तो उनको उतारा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। इसी को जोहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जोहड़। तो जो वहां के परंपरागत कुएं हैं, अपने जैसे नहीं है, उनको स्पेशली जोहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? आपके जोहड़ कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये जोहड़ वहीं पर खोदे जाते हैं जहां पर आसपास में पानी होता है, मतलब आसपास तालाब वगैरह कुछ होता है जहां से पानी रिस कर इन कुओं में जाए, ठीक है। तो वहां पर जितने भी तालाब होते हैं उनको सर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे जस्सू सर, लूणकरण सर, ऐसे जितने भी नाम आएंगे, लूणकरण सर बीकानेर में, वहां पर भी नदी नहीं है, तो ऐसे ही कुएं वहां पर मिलेंगे, तो उसी को आपके एक शब्द कहा जाता है। कौन सा शब्द कहा जाता है? सर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सर कहा जाता है वो तालाबों को कहा जाता है, कुओं को क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, जब ये कुएं या कुई जो होती है आपके स्पेशली वो बहुत गहरे होते हैं, जोहड़ कहा जाता है। और नेक्स्ट आगे, अगर ये उथले कुएं होते हैं अपनी जगह जैसे, तो उनको कहा जाता है कुई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुई कहा जाता है। नेक्स्ट आगे, जब कुएं खोदे तो इसका मतलब कमाना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। तो जब जब कमाना पड़ेगा तो आपको बाढ़ करनी पड़ेगी चारों तरफ, और जब भी बाढ़ करते हैं और विशाल क्षेत्रफल पर बाढ़ करते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? अरे जहां पर आपके पशु वगैरह चरते हैं, बाढ़ करते हैं, बहुत लंबा सा एरिया आप घेर लेते हो, इसको क्या कहते हो? विड़ा। क्या कहते हो? हाँ, तो वहां पर भी ऐसे कैसे लंबे लंबे एरिया जहां पर अंदर एक जोहड़ मिलेगा या फिर एक कुई मिलेगी स्पेशली, और बहुत बड़ा क्षेत्रफल घेरा हुआ है, उसको बीड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? बीड़ा। उत्तरी राजस्थान वालों को ये समझ में नहीं आता कि बीड़ा क्या कहलाता है, ठीक है, इसलिए वो बराबर बिंदी लगाकर लिखता है आपके, ये ऐसे देखो कैसे लिखता है स्पेशली, ये एक शब्द लिखता है। कौन सा शब्द लिखता है? बीड़ शब्द लिखता है, ठीक है। और वहां पर पढ़ाया भी ऐसे ही जाता है कि जो भी ऐसा क्षेत्र होता है जिसके चारों ओर पहाड़ होती है उसको बीड़ कहते हैं। फिर एक और पढ़ाता है बीड़ कहां पर पाए जाते हैं, तो वो याद करवाता है। कहां पर पाए जाते हैं?
शेखावटी में पाए जाते हैं, ठीक है। हाईएस्ट जो बीड है यानी वीड़े हैं वो जुजनू में, कहां पर है, जुजनू में, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये वीड़ा शब्द है, उसको हिंदी में बीड़ ही लिखा जाएगा और कुछ नहीं है, आपके ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, वहां पर छोटी छोटी तड़ाइयां होती है, जैसे बीड़ बना दिए, इसके बाद में वीड़ा होगा तो बहुत बड़ा एरिया घेरेगा, उसमें से कुछ ऐसी जगह होगी जो नीचे जगह होगी, उनमें पानी भरेगा ताकि पशु है वो वहां पर जाकर पानी पी सके, ठीक है। उनको कहा जाता है रन, कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रन। तो जो भी छोटे छोटे जलाशय होते हैं, छोटी छोटी तड़ाइयां होती है जहां पर पशु जाकर पानी पी सकते हैं, बीड़े में हमेशा एक तरफ पानी रहता है, ठीक है। हर बीड़ा पहले जमाने में इसी तरह बना हुआ था, वहां पर कई कुछ जगह ऐसी हो जहां पर आपके पानी मिल जाए, ध्यान रख लीजिएगा, पहले जमाने वाले, ठीक है। फिर हम धीरे धीरे उसमें भाग करते गए फिर अभी तो अपने बीड़े है वो अपने बाथरूम जितने जितने ही हो गए, इससे ज्यादा बड़े है ही नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि ऐसे ऐसे बीड़ होते हैं, उनमें एक तरफ के जलाशय होते हैं, उनको कहा जाता है आपके रन कहा जाता है, और वो भी रन भी मिलते हैं, वो वहीं पर मिलते हैं, कहां पर मिलते हैं, आपके शेखावटी में। जैसे आपने एक नाम सुना होगा ताल छापर रन, ठीक है, ये ताल छापर रन नाम है। ताल छापर इसके किनारे अभ्यारण्य बना हुआ है, वहां पर पानी पीने जाएंगे जानवर, इसलिए उस जगह को कहा जाता है वो ताल छापर रन कहा जाता है। कहां पर है, आपके चूरू में, कहां पर है, चूरू में। जैसे बाप रन एक और शब्द आता है, अभी ये फलोदी में, कहां पर है, थोब रन एक और शब्द आता है, तो आपके ये बाड़मेर में, कहां पर है, बाड़मेर में। एक पोखरण और आता है, ठीक है, कहां पर है, जैसलमेर में। इस तरह के ये सारे रन बने हुए 5-6, ध्यान रख लीजिएगा। तो सारों में सेम सीक्वेंस चलता है, आपके किसका सीक्वेंस चलता है भाई, आपके शेखावटी वाला, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इनमें एक जगह पानी होगा और बाकी पूरा खाली होगा जहां पर पशु वगैरह चर सकेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर स्पेशली कहा जाता है खंडेला की पहाड़ियां है, और यहाँ से इधर एक नदी निकलती है, इसको आपके स्पेशली नदी कहा जाता है। वो कौन सी नदी है भैया, आपके काकली। ये जुजनू को 2 भागों में बांटती है, सीकर की सीमा बनाती हुई जाती है, स्पेशली इसको कांतली नदी कहा जाता है, ठीक है। कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो रेतीला क्षेत्र है, और रेतीला क्षेत्र है वहां पर बिल्कुल आपके रास्ता दिखता ही नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। और रास्ते को जो अपन कहते हैं वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, आपके बाट। तो जिसकी बाट बिल्कुल नहीं दिखती है उसको कहा जाता है तोरावाटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, तोरावाटी क्षेत्र, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो तोरावाटी क्षेत्र मिलेगा वो आपके इस एरिया में मिलेगा, किस एरिया में, शेखावटी में। शेखावटी में 5 चीजें होगी, कौन कौन सी, एक तो बीड़, जोहर, सर मतलब तालाब, ठीक है, बड़े तालाब जो होंगे वो, और रन, क्या मिलेगा भाई आपके, रन, ध्यान रख लीजिएगा। जो नाम जुड़ा हुआ होगा और उसके एंड में रन है, तो वहां पर छोटे छोटे जलाशय बने होंगे, वो क्या कहलाएंगे, आपके रन कहलाएंगे, ठीक है। ये सारे किसकी विशेषता है, शेखावटी की। गग्गर की विशेषता क्या क्या बताई थी, अरे गग्गर का प्रवाह क्षेत्र है, एक तो जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, उसको और क्या कहा जाएगा, काठी या बिग्गी, ध्यान रख लीजिएगा। अगर कलर बुरा है तो मयूरी नहीं मौरी या मयूरियों को नजर गिरी है तो थोड़ी देर और होती था, आग क्यों कर लग जाती है। नेक्स्ट आगे एक और गग्गर का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है, वो नाली कहलाता है, क्या कहलाता है, नाली। उसका प्रवाह क्षेत्र स्पेशल बना हुआ है, तो वो तो कहलाएगा आपके नाली। इसका प्रवाह क्षेत्र बना ही नहीं हुआ है, किसका, कांतली नदी का, किसका, कांतली नदी का, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मतलब बाट दिखेगी नहीं आपको, ठीक है। आप जाओगे तो अचानक मिट्टी है वो दस जाएगी, आप अंदर पड़ोगे, ठीक है, और फिर कहोगे ओ तारा ही आए बाट उसी को कहते हैं तोरा बाटी, ठीक है। अरे ये उधर वाले लिख देते हैं तोरा बाटी, वापड़ जाते हैं, उसको कैसे बोलते हैं, तो ध्यान रख लीजिएगा। तो ये जो है वो आपके शेखावटी प्रदेश है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है अगला, हाँ, फर्स्ट आपके गग्गर प्रवाह क्षेत्र हो गया, इसके बाद शेखावटी प्रवाह क्षेत्र हो गया, इसके बाद थर्ड नंबर आता है ये उच्च भूमि है। कौन सी उच्च भूमि है, नागौरी उच्च भूमि। पहला ये काम बहुत ज्यादा करता है, वो उच्च भूमि है, इसलिए ये जल विभाजक है, ठीक है। तो अर्धशुष्क मरुस्थल का जल विभाजक जो उत्तरी और दक्षिणी दोनों क्षेत्रों के मध्य है, वो यही भूमि है। नाम कौन सा भी आपके, नागौरी उच्च भूमि। यहाँ पर 3 क्षेत्र है, इधर जो आता है वो मकराना आता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो आएगा वो मकराना आएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर जो आएगा वो जायल आएगा, और यहाँ पर जो आएगा उसको एक और कहा जाता है, नाम कौन सा भी आपके, डीडवाना कहा जाता है। मकराना हाईएस्ट किसके लिए फेमस है, सफेद संगमरमर के लिए। तो यहाँ से हाईएस्ट निकलता है वो आपका सफेद संगमरमर निकलता है। क्या निकलता है, सफेद संगमरमर निकलता है, ठीक है। यहाँ पर जायल में जो है वो आपके फ्लोराइट निकलता है, फ्लोरस्पार। क्या निकलता है,
तो जायल में हाईएस्ट निकलता है वो फ्लोरोस्पार निकलता है, ठीक है, यानी फ्लोराइड निकलता है, ध्यान रख लीजिएगा। और थर्ड क्षेत्र कौन सा आपके? डीडवाना। यहाँ पर एक जगह जिसको गोठ मांगलोद कहते हैं, ठीक है, और वहां पर हाईएस्ट जिप्सम निकलता है। क्या निकलता है? जिप्सम। तो तीन चीजें आपके बार बार निकलेगी, इधर की साइड में जिप्सम निकलेगा, इधर सफेद संगमरमर निकलेगा, इधर फ्लोराइड निकलेगा, ठीक है। फ्लोराइड हमेशा संयुक्त होगा, मतलब बहुत ज्यादा पट्टी क्षेत्र में पाया जाएगा। जहां पर फ्लोराइड होगा वहां पर पूरा एरिया ही फ्लोराइड युक्त होगा। तो ये लास्ट यहाँ तक है आपके अजमेर तक, और अजमेर में भी कहां तक फ्लोराइड विस्तृत है आपके? पुष्कर तक फ्लोराइड विस्तृत है, ठीक है। तो यहाँ पर नागौर के जायल से पुष्कर तक रेगुलर आपके फ्लोराइड है, ध्यान रख लीजिएगा, और बहुत जबरदस्त फ्लोराइड है। यहाँ पर सारे लोग इस फ्लोराइड युक्त पानी पीते हैं। अभी आरओ आए, बाकी पहले आरओ भी नहीं थे वहां पर, तो फ्लोराइड युक्त पानी भी पीते थे। और फ्लोराइड युक्त जब भी पानी पीते हो तो आपकी उम्र अचानक बढ़ जाती है। बढ़ क्या जाती है? उम्र ज्यादा दिखने लग जाती है, ठीक है, क्योंकि दांत रहते नहीं है, कुछ समय बाद गिर जाते, ठीक है, हड्डियां क्षणभंगुर हो जाती है और मुड़ जाती है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके एज 30 साल ही हुई है लेकिन वो आदमी मुड़ जाएगा पूरा पूरा, ठीक है, और मुड़ जाएगा उस आदमी को अपन कौन सा आदमी कहेंगे? वाका आदमी। कौन सा आदमी? वाका आदमी। तो यहाँ पर सारे के सारे आदमी है वो वाके पाए जाते हैं, ठीक है, धनुषाकार शरीर है, ठीक है, उनमें आपके मुंडी जो है उससे और पैर के अंगूठे से एक रस्सी मान दो तो धनुष ऐसे ही बता रहा हूं। ऐसा अगर कोई आदमी पाए जाते हैं तो वो यहीं पर पाए जाते हैं। आपके कहां पर पाए जाते हैं? नागौर में। कहां से कहां तक? जायल से पुष्कर तक, ठीक है, कहां से कहां तक? जायल से पुष्कर तक। इसीलिए इसको कहा जाता है बांका पट्टी। कौन सी पट्टी कहा जाता है? बांका पट्टी, ठीक है। अगर कोई वांका दिख जाए तो आप बिना उसका नाम पूछे आप बता सकते हो कि यहाँ तो तू नागौर का होगा या फिर पुष्कर अजमेर का होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वो कहेगा हाँ मैं वही कहूंगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो आराम से पहचान सकते हो, वो बांके पट्टी के रूप में पहचान सकते हो। तो यहाँ पर जो तीन चीजें पाई जाती है वो यही पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला बता देता हूँ। नेक्स्ट आगे लिख दीजिएगा अर्धशुष्क मरुस्थल के 4 भाग। जुजनू शिखर और मेन इसका प्रवाह क्षेत्र तोरावाट का क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट अगला है लोनी बेसिन, और ये आपके स्पेशली कहा जाता है, ये आपके राजस्थान में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक पहाड़ है और उसका नाम ये है, नाम कौन सा है? नाग पहाड़, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दो चीजें, ठीक है, एक तो ऐसा जो नाग के समान दिखता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उस पहाड़ को कौन सा पहाड़ कहेंगे? नाग पहाड़, मतलब उसकी आकृति ऐसी है, ठीक है। सांप को देखना, वो पीछे से देखना तो वो नाग पहाड़ के समान दिखेगा। किसके समान दिखेगा? नाग पहाड़ के समान, ठीक है। पूरा सर्पिलाकार पहाड़ बना हुआ है, मतलब सर्प जैसे होता है ऐसे पूरा पहाड़ बना हुआ है। सामान्यतः अपने ऐसे पहाड़ होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। ये सारे के सारे इस सीरीज में चलते हैं, वो सारा इस सीरीज में चल रहा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसे चल रहा है इसलिए इसको नाग पहाड़ कहा जाता है, ठीक है। तो नाग की आकृति वाला मतलब सर्पिला आकार का पहाड़ है वो तो नाग पहाड़ है। और सर्प मुख यानी एक चट्टान है, विशेषकर राजस्थान में वो इस तरह से फैली हुई चट्टान है, पीछे से बहुत चौड़ी नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे से जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे बहुत चौड़ी चट्टानें होती जाती है, और ऐसा लगता है कोई बहुत ज्यादा बड़ा नाग है वो फण फैलाकर खड़ा है, ऐसा लगता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वो चट्टानें है वो पाली में, कहां पर है? पाली में। तो कभी भी आ जाए कि सर्प फण युक्त चट्टानें राजस्थान में कहां पर है? पाली में। और सर्पिलाकार पहाड़ियां राजस्थान में कहां पर है? वो अजमेर। अजमेर में भी कौन सी? नागपाड़। वहीं से आपकी एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम ये है, नाम कौन सा भी आपके इधर बड़ी? लोनी, ठीक है, अजमेर से निकलती है। नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि यहाँ पर नागौर के सीमा पे फिर जोधपुर में आती है। जोधपुर के इधर से कहा जाता है कि इधर एक डूंगर है जिसको कालापुरा डूंगर कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पाली में, इसके बाद इधर वापस घूमती है और इधर जाके बालोतरा में जाती है, फिर जालोर में जाती है और इस तरफ से निकल जाती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे सारे इसके प्रवाह क्षेत्र है। पहला अजमेर है, फिर नेक्स्ट आगे कहा जाता है वो जोधपुर है, नेक्स्ट आगे कहा जाता है वो इधर वाला कौन सा भी आपके? पाली है। फिर नेक्स्ट आगे इधर एक और है जिसको कौन सा कहा जाता है आपके? बालोतरा। और इधर कहा जाता है वो कौन सा कहा जाता है आपके? जालोर कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे यहाँ से यहाँ तक बहते बहते बालोतरा तक आती है, तब तक उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बहुत तेज नदी आती है, उसका जल होता है वो मीठा आता है वगैरह सारा होता है, ठीक है। जैसे ही बालोतरा में एकदम समतल जमीन आ जाती है, समतल जमीन आ जाती है, यहाँ पर उसका जल रुकता है, ठीक है। नीचे रेगिस्तान में माइकासिस्ट चट्टान है ही सही, रुकेगा, जल वाष्पीकृत होगा, वाष्पीकृत होगा तो जैसे ही जल ऊपर खींचा जाएगा सूर्य की तरफ, नीचे से नमक को ये नदी खींचेगी, ठीक है। और इसीलिए बालोतरा में आते आते ये नदी कन्वर्ट हो जाती है। वो कौन से पानी में कन्वर्ट हो जाती है?
खारे पानी में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए इसको आधी खारी और आधी मीठी नदी कहा जाता है। बालोतरा के आगे और ढलान बिल्कुल कम हो जाती है, और वो ढलान कब होती है? यहाँ पर जालौर में। कहाँ पर? जालौर में। ठीक है, तो जालौर में इस नदी का फैलाव सर्वाधिक हो जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। सर्वाधिक फैलाव हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि पानी फैलता ही जाता है, आगे बढ़ता नहीं है। और जब पानी फैलता जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, रेगुलर धरातल पर फैलता जाता है, तो वहां पर छोटी छोटी घास उग जाती है। ठीक है, और उसी को कहा जाता है नेड़ा। क्या कहा जाता है? नेड़ा। ठीक है, नेड़ा पशोर अपन कहते हैं आपके। तो जहां पर भी पानी होता है उसके आगे का भाग जहां पर पानी नहीं होता लेकिन वहां पर भी घास उगती है, तो उसको नेड़ा कहा जाता है। नेड़ा पछोर इसीलिए नाम पड़ा है। ठीक है, पछोर का मतलब जहां पर भी पानी है। ठीक है, और उसके पास वाला भाग होता है हरा भरा भूभाग, उसको नेड़ा कहा जाता है। और इसीलिए इस नदी को जो कहा जाता है, यानी इसके प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है, वो नेहड़ कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? पहला नाली पड़ा था, वो कहां पर? गद्दर। फिर तोरावाटी पड़ा था, वो कांतली। कांतली में ता आता, तोरावाटी में भी ता आएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और फिर नेहड़ आता है। नेहड़ का मतलब पास में भी घास उग रही है, बहुत दूर एरिया तक। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो आपका ये प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? लूणी का। यहाँ पर छोटी छोटी ऐसे कहीं भी आपके नाली मिलती है तो उसमें भी पानी बहना शुरू हो जाता है, जालौर में आकर, ध्यान रख लीजिएगा। और उसको कहा जाता है निष्ठा या नेष्ठा। क्या कहा जाता है? नेष्ठा कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जालौर को आपके गोडवाड़ कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि इसके जो बेसिन है उसको स्पेशली गोडवाड़ बेसिन कहा जाता है। कौन सा बेसिन? बालोतरा के यहाँ पर आते आते ये नदी है वो पूरी छोटी छोटी आपके झीलों में कन्वर्ट हो जाती है। ये पंचपदरा, बाड़मेर वगैरह जो भी नाम सुनते हो वो इसी का पानी होता है, इसी नदी का। कौन सी नदी का? लूणी नदी का। ठीक है, और पूरा पूरा जल कन्वर्ट हो जाता है, वो आपके लवणीय जल में कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट मिट्टी जो मिलती है वो इस नदी के किनारे वो लवणीय मिट्टी मिलती है। कौन सी मिट्टी मिलेगी? लवणीय मिट्टी। तो ये पूरा बेसिन है, वो कौन सा बेसिन कहलाएगा भैया? आपके लूणी बेसिन कहलाएगा। ठीक है, तीन चीजें यहाँ पर याद रखनी है। लूणी बेसिन, लवणीय मिट्टी का क्षेत्र है। नेक्स्ट आगे नेहड़ा इसको कहा जाता है, इसके एरिया को। और इसके प्रवाह क्षेत्र को गोडवाड़ बेसिन कहा जाता है। इसके छोटी छोटी नलिकाएं निकलती है उसको नेष्ठा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेष्ठा। तो नेष्ठा, नेहड़ वगैरह शब्द आएंगे वो इस नदी में आएंगे। कौन से बेसिन में? हाँ, बीड़ आएगा वो। बीड़े कहां पर है हाईएस्ट? शेखावटी। शेखावटी में भी हाईएस्ट झुंझुनू में। कहां पर आएंगे? झुंझुनू में। ठीक है, रामसर आएंगे वो भी आपके झुंझुनू में ही है, शेखावटी में ही है, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और नाली वगैरह आएंगे वो आपके गद्दर वाले क्षेत्र में आएंगे, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, जायल, डीडवाना, मकराना ये नागौर उच्च भूमि में। ठीक है, ये तीनों अलग अलग आपको याद रखने, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे लिख दीजिएगा लूणी बेसिन। नक्शा बनाइए फटाफट। आपका एक राजस्थान ये है, ध्यान रख लीजिएगा। आपका ये एक राजस्थान है वो ये है। ठीक है, आपका एक राजस्थान है वो ये है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ये तीन राजस्थान है। अब मैं सिंपल मैप खींचू अगर अरावली पर्वतीय प्रदेश का, तो एक तो मैं इस तरह से खींच सकता हूं, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, क्या हो गया? ये भी राजस्थानी है। हाँ, तीनों में कंपैरिजन मत करना बा, इसका ऊंचा सीधा चढ़ गया, इसका नीचा हो गया, ऐसा मत करना। ठीक है, मैं कुछ और समझाता जा रहा हूँ, ध्यान रख लीजिएगा। एक ये हो गया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसे कह दिया। हाँ, नेक्स्ट मैंने कितनी अरावली बनाई है? 3 अरावली बनाई है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक तो इस तरह की अरावली है, सेकंड इस तरह की अरावली है, और थर्ड इस तरह की अरावली है। इनमें से सही से सूटेबल कौन सा करता है राजस्थान के अनुसार? पहले नंबर वाला करना है, सेकंड नंबर वाला कर रही है, थर्ड नंबर वाली अरावली सूटेबल कर रही है। आपने जो नक्शे देखे उसके अनुसार, अरे ये फर्स्ट थी। हाँ, ये चलो ठीक है, इतना तो पता लग गया कि आपकी ये अरावली सूटेबल है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि अरावली इसी तरह का पर्वत है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। फैली हुई कहां से है? यहाँ से दिल्ली से इधर गुजरात तक फैली हुई है। अपन ने अकेले नहीं रखी है अरावली को। ठीक है, बांटी है, दिल्ली वालों को भी थोड़ी दी है, हरियाणा वालों को थोड़ी दी है,
अपन ने ज्यादातर इसका भाग रखा है और थोड़ी बहुत गुजरात वालों के लिए। यहाँ पर गुजरात का एक एरिया आता है, इसको पालनपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? पालनपुर। तो यहाँ पर लास्ट में तो पालनपुर तक है, यहाँ पर दिल्ली तक है। दिल्ली में भी राष्ट्रपति भवन है, वहां तक हमने अरावली को ले गए, ठीक है। इससे पहले भी हमने नहीं रोकी है। राष्ट्रपति भवन जो बना हुआ है रायसीमा हिल्स पर, वो आपके अरावली पर ही बना हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा। लास्ट डूंगरा उस पर राष्ट्रपति बैठा हुआ है अपने, ठीक है। नेक्स्ट आगे, अब ये इस तरह से अरावली है, इस तरह से अरावली है। इसका मतलब आपको सीधी दिखाई देगी, सबसे चौड़ी यहाँ पर है, बीच में पतली है और इसके ऊपर है वो थोड़ी और चौड़ी है, ठीक है। इससे तीन बातें साफ हो जाएगी, ठीक है। कोई भी पहाड़ चौड़ा तभी हो सकता है, जैसे आप रेत का ढगला बनाओगे तो ज्यादा चौड़ा तब होगा जहां पर उसकी ऊंचाई ज्यादा होगी। जितनी ऊंचाई ज्यादा होती जाएगी उतनी चौड़ाई क्या होती जाएगी, उसकी बढ़ती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। जितनी ऊंचाई कम रखोगे किसी ढगले की, उतनी चौड़ाई भी क्या होती जाएगी भाई आपके, कम होती जाएगी। अगर इस मैप को देखोगे तीन चीजें आपको समझ में आ जाएगी। इधर वाला भाग उत्तरी अरावली कहलाता है, इधर वाला भाग मध्य अरावली कहलाता है और इधर वाला भाग कौन सा कहलाएगा, दक्षिणी अरावली। हाईएस्ट चौड़ाई किसकी दिख रही है आपके, दक्षिणी अरावली की। मतलब हाईएस्ट ऊंचाई भी किसकी होगी, दक्षिणी अरावली की। चलो इससे कम चौड़ाई किसकी दिख रही है आपको, उत्तरी अरावली की। किसकी दिख रही है, उत्तरी अरावली की, ठीक है। तो हाई सेकंड नंबर पर ऊंचाई होगी, हाईएस्ट दक्षिणी अरावली की होगी। सेकंड नंबर पर ऊंचाई होगी वो इसकी होगी, किसकी होगी, उत्तरी अरावली की होगी, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। लास्ट ऊंचाई किसकी होगी, यहाँ सबसे कम ऊंचाई किसकी होगी, मध्य अरावली की। तो तीनों का जब भी क्रम आएगा ऊंचाई के अनुसार अरावली का क्रम कौन सा है, उसका यहाँ तो आरोही क्रम लिखना है या फिर कौन सा क्रम लिखना है, अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब कौन सा क्रम होता है, बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। जब भी अगर मैं आरोही क्रम पूछूं तो सबसे पहले कौन सी अरावली आएगी, अरे आरोही क्रम पूछूं का मतलब बढ़ता हुआ क्रम पूछूं तो सबसे पहले कौन सी आएगी, मध्य अरावली आएगी। फिर कौन सी आएगी, उत्तरी अरावली। फिर कौन सी आएगी, दक्षिणी अरावली, ठीक है। अब इसको चौड़ाई की दृष्टि से क्रम पूछूं तो भी यही है, ऊंचाई की दृष्टि से क्रम पूछूं तो भी यही है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, हाईएस्ट अगर ऊंचाई रहेगी तो इस भाग में रहेगी, ध्यान रख लीजिएगा। इस भाग में का मतलब फर्स्ट नंबर पर आ जाता है वो सिरोही आ जाता है। कौन सा आ जाता है, सिरोही के बाद सेकंड नंबर पर आ जाता है वो उदयपुर आ जाता है। तो अरावली की सबसे ज्यादा ऊंचाई कहां पर है अगर ये पूछा जाए तो स्पेशली सिरोही की है, चोटी के रूप में। लेकिन किसी पर्वत श्रृंखला के रूप में हाईएस्ट ऊंचाई है वो उदयपुर की है, ठीक है। उदयपुर, वहां पर गुरु शिखर एक चोटी है, वो ही बहुत ज्यादा तीदी ऊंची हो गई है, ठीक है। बाकी वहां पर जितना पर्वत है अरावली का वो नीचे दबा हुआ है। स्पेशली उड़िया पठार है वो भी नीचे दबा हुआ, आबू पठार है वो भी नीचे दबा हुआ है। इधर आते जरगा पर्वत है वो बहुत ज्यादा विशाल है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जब ज्यादा है तो वो इतना ऊंचाई, एक चोटी इतनी ऊंची हुई नहीं है, ठीक है। तो हाईएस्ट पर्वत श्रृंखला के रूप में ऊंचाई ज्यादा है वो आपके इधर वाले की है, जरगा पर्वत की है, उदयपुर में। तो कभी भी पूछा जाए अरावली की हाईएस्ट चौड़ाई कहां पर है तो भी आपके यहीं पर है, उदयपुर में है, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। अरावली की पर्वत श्रृंखला के रूप में हाईएस्ट ऊंचाई कहां पर है तो भी इस जरगा पर्वत की है। लेकिन एक चोटी के रूप में ऊंचाई कहां पर है तो वो वहीं पर है, कहां पर है, सिरोही। सिरोही में भी कौन सा, माउंट आबू। माउंट आबू में भी गुरु शिखर। कितनी थी, 1722। इससे पहले आई थी वो 1727 आई थी, ठीक है। पहले 1727 दी है, अब 1722 आ रही है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या होगा, अरावली की ऊंचाई रेगुलर क्या हो रही है भैया आपके, कम हो रही है, घट रही है, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। और घट रही है इसीलिए ये पर्वतमाला कहलाती है, वो अवशिष्ट पर्वतमाला कहलाती है। पहले बहुत ऊंची थी, कहा जाता है अरावली 2300 मीटर ऊंची थी, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। अब धीरे धीरे वो 930 मीटर हो गई है, मतलब 1/3 तो उसकी लंबाई ऊंचाई है वो घट गई है। धीरे धीरे वो और घटेगी, ठीक है। जैसे जैसे घटेगी वैसे वैसे गुरु शिखर नीचे आता जाएगा, ठीक है। माउंट आबू भी वैसे वैसे नीचे आता जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। पूरे पहाड़ी छोटे हो रहे हैं। अगर किसी को घूमने जाना तो अभी जाओ, ऊंचा है अभी तो, ठीक है। फिर एकदम समतल हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, कुछ सालों में नहीं होगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट आगे। अब दिक्कत यह थी कि इसको पढ़े कैसे। अरावली में बहुत सारे डूंगरे, कई सारे डूंगरे, अपने डूंगरपुर में भी कई सारे डूंगरे हैं, ठीक है। डूंगरपुर का इसलिए हमने नाम ही रख दिया डूंगरपुर, क्योंकि डूंगरों की नगरी है, इसलिए ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि इसको पढ़े कैसे, वो टेंशन हुई। और अपन को टेंशन बहुत जल्दी हो जाती है, किसी और चीज की टेंशन हो कि नहीं हो, हाईएस्ट किसकी होती है, पढ़ने की टेंशन हो जाती है, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। बाकी चीजों की हमें टेंशन ही नहीं रहती है, तो हमें तुरंत टेंशन हो गई कि इसको पढ़े कैसे। एक अंग्रेज ने हमारी दुविधा को समझा स्पेशली, उसका नाम है एम हेरोन। कौन सा नाम है, एम हेरोन। एम हेरोन ने कहा कि यार तुम ऐसा नहीं पढ़ सकते, सारे डूंगरे एक साथ नहीं पढ़ सकते, उसको तुम 3 भागों में बांट दो। कितना भागों में बांट दो, 3 भागों में बांट दो। पहली अरावली कहलाएगी वो उत्तरी अरावली कहलाएगी, दूसरी मध्य अरावली कहलाएगी, तीसरी है वो दक्षिणी अरावली कहलाएगी। ये वर्गीकरण सारा किया है वो एम हेरोन ने किया है। एम हेरोन को वापस हमने पकड़ा,
कि साले हमारी पहले अरावली कितनी थी, तूने कितनी बढ़ा दी, 3 बढ़ा दी। अब 3-3 पढ़नी पड़ेगी। तूने ये किस आधार पर किया ये पहले तू बता, बाद में हम तुझे मजा चकाते हैं। ठीक है, तो उसने फिर नया प्रयोग किया कि साला मैंने बांट तो दिया, लेकिन बांटा किस आधार पर है ये तो बताना ही पड़ेगा। तो उसने नेक्स्ट में वो उत्तरी अरावली में गया, मध्य अरावली में गया और दक्षिणी अरावली में गया, और स्पेशली सैंपल लिए अलग अलग मिट्टी के, ध्यान रख लीजिएगा। और उसमें के बाद में उसने इस अरावली को बांटा और उसने कहा कि मैंने इसका विश्लेषण किया या वर्गीकरण किया है वो पत्थरों के आधार पर किया। किसके आधार पर किया? पत्थरों के आधार पर किया। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है ऊपर जो है आपके उत्तरी अरावली है उसमें पूरा पूरा क्वार्ट्ज पत्थर है। कौन सा पत्थर है? क्वार्ट्ज है। ठीक है, नीचे मध्य अरावली में पूरा नीस पत्थर है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, या नाइस पर्वत है, स्पेशली उसको नीस ही कहते हैं। यहाँ पर ये राजसमंद में जो भी मार्बल निकलता है वो नीस मार्बल निकलता है, चट्टानी नीस की है। ठीक है, वहां के मार्बल को नीस मार्बल कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। नीस, स्लेट और शिष्ट, ये 3 प्रकार होते हैं। इसके बाद में स्लेट मार्बल निकलता है, इसके बाद में शिष्ट मार्बल निकलता है, ध्यान रख लीजिएगा। उसको अपन यहाँ पर लाकर बेचा, और जब इस नीस मार्बल को यहाँ पर लाकर बेचा तो हमने इस दुकान का नाम ये कर दिया। कौन सा मार्बल कर दिया? नाइस मार्बल। कहां पर है? आसपुर में अपने। ठीक है, वो इसलिए नाइस मार्बल नाम पड़ा कि उस पत्थर का नाम है ये। कौन सा नाम है? नीस मार्बल। ला कहां से रहा? राजसमंद के एरिया से। ठीक है, तो वो यही क्या कर ला रहा है कि ये भाई नीस मार्बल है यूं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसी को अपन नाइस मार्बल बना रहे, तो वो नाइस कोई दुकान का नाम नहीं है, उस मार्बल का ही नाम है जो वहां पर निकलता है, ध्यान रख लीजिएगा। इधर दक्षिणी अरावली में पूरा पूरा पत्थर था, वो ग्रेनाइट पत्थर था। कौन सा पत्थर था? ग्रेनाइट। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये आपके शॉर्ट ट्रिक अगर याद रखना चाहो, नहीं याद रहे तो वो कांजी लिखा हुआ है, ये क्वार्ट्ज है, ये नीस है, और ये नेक्स्ट आगे दक्षिणी अरावली बनी हुई है वो ग्रेनाइट से बनी हुई है, ध्यान रख लीजिएगा। ये पूरा पूरा वर्गीकरण दिया, वो किसने दिया? एम हेरोन ने दिया। किसने दिया भैया? एम हेरोन ने दिया। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब आगे उसके बारे में और पूछा गया कि भाई ये कैसे कैसे है, यहाँ अरावली पर्वतमाला क्या क्या है तू बता। तो उसने 2-3 चीजें बहुत अच्छी अच्छी कही, ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहले इसका निर्माण कब हुआ ये कहा इसने। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आपके सबसे पहले राजस्थान में कोई चीज बनी है, वो कौन सी बनी है? अरावली। अरावली के बाद क्या बना? हाड़ौती का पठार। ठीक है, फर्स्ट में पर्वत बनेगा, पर्वत के बाद में क्या बनेगा? पठार बनेगा, पठार के बाद क्या बनेगा? मैदान बनेगा, मैदान के बाद क्या बनेगा? मरुस्थल बनेगा। ठीक है, मैदान और मरुस्थल में कहीं भी पहाड़ आ ही नहीं रहा है, तो ये पूरा एरिया कौन सा एरिया कहलाएगा? मैदानी भाग। मैदानी भाग कैसा होता है? समतल होता है। समतल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लेन। क्या कहते हैं? प्लेन। तो ये जो बना है वो प्लेन एरिया बना, इसको प्लीस्टोसीन काल कहते हैं। कौन सा काल कहेंगे? एक कंप्लीट, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे ये बना है वो पठार बना है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, पठार किसके टूटने से बना? पर्वत के टूटने से पठार बना है। ठीक है, पर्वत टूटा एक साथ तो ऐसा है नहीं कि पूरा पूरा टूट जाएगा, बल्कि उसमें से एक भाटा आज निकलेगा, एक भाटा कल निकलेगा, एक भाटा परसों निकलेगा, ऐसे बरसात होती रहेगी, भाटे लुढ़कते जाएंगे। भाटे छोटे छोटे लुढ़केंगे, इनको कहा जाता है कंक्रीट। क्या कहा जाता है? कंक्रीट। और एक काल आता है, इसको कहा जाता है जिसमें कंक्रीट का निर्माण होता है, उसको क्रीटेशियस काल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं? क्रीटेशियस। तो कभी भी आ जाए हाड़ौती का पठार किस युग में बना? किस युग में बना? क्रीटेशियस। ये मैदानी भाग किस युग में बना? प्लीस्टोसीन। कौन सा काल है? हाँ, ये प्लेन है इसलिए प्लीस्टोसीन है। ठीक है, ये कंक्रीट निकलने से बना है इसलिए कौन सा? क्रीटेशियस काल है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे फर्स्ट में थी वो आपकी अरावली है, पहले पहले बनी है। ठीक है, पहले का मतलब, पहले को अंग्रेजी में कहते हैं वो प्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री का मतलब ये होता है पहले, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले को प्री कहते हैं, और उस काल का पूरा नाम है वो प्री कैम्ब्रियन है। कौन सा काल है? प्री कैम्ब्रियन। तो अरावली का निर्माण कब हुआ अगर पूछा जाए? प्री कैम्ब्रियन। हाड़ौती का क्रीटेशियस युग है, और ये प्लेन वाले प्लीस्टोसीन युग में। एम हेरोन ने कहा कि अरावली जो भी बनी हुई है अगर उसको मैं कालक्रम के आधार पर मानूं तो ये प्री कैम्ब्रियन युग की संरचना। कौन से युग की? प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, ये धीरे धीरे बनी है, मतलब थोड़ी दोनों चट्टानें टकराई, कुछ यूं चढ़ी, फिर 2 चट्टानें और आई टकराई, फिर यूं चढ़ी, इस तरह से ये बनी हुई है। ठीक है, तो पहला थोड़ा डोंगरा बना, इसके ऊपर और दूसरा डोंगरा बना, इसके ऊपर और तीसरा डोंगरा बना, इस तरह से बनी है, और इसलिए इसको कहा जाता है फोल्डेड। फोल्डेड का मतलब होता है वलित पर्वत। कैसा पर्वत भी आपके? तो देखो, प्री कैम्ब्रियन कालक्रम के अनुसार है,
संरचना के अनुसार ये वलित पर्वत है और वर्तमान स्थिति में इसका ऊपर वाला भाग टूट गया पूरा, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये अवशिष्ट पर्वत है। कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। ये सारा कहा है वो आपके उसी आदमी ने कहा। कौन से आदमी ने? एम हेरोन पर्वत ने, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे अपनी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। अपन ने कहा कि साला ये पर्वत आया कहां से, तू ये बता। अचानक आ गया, चट्टाने आगे यूं कर रहा है, तो आया कहां से यूं? तो ऐसी कंडीशन में अपन एक ही बात मानते हैं, या तो इसकी कोई माँ होगी या फिर इसका बाप होगा। ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अरावली की हमने माँ है ये मानना छोड़ दिया क्योंकि ये खुद ही एक बाप है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमने माना कि इसका कोई न कोई बाप जरूर होगा और इसका बाप माना वो अपने सागर को माना, विशाल सागर को। ध्यान रख लीजिएगा, विशाल सागर इधर कौन सा था भैया? अरब सागर। तो कहा जाता है भूगोल विद्याओं के अनुसार इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो अरब सागर से हुई है। किससे हुई है? अरब सागर से हुई है और इसीलिए अरब सागर को इसका पिता माना जाता है। किसका? अरावली का, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे 2 4 5 पॉइंट है वो लिख दीजिएगा।